रीबॉर्न ऑफ एलीट क्लासरूम एपिसोड 17। आकर्ष मुझे इस तरह उसका हाथ पकड़ रखा था, सामने देखकर हैरान होना लाजिमी भी था, क्योंकि सामने कोई यमराज की तरह आकर्ष को घूरकर देख रहा था जो किसी भी पल उसकी जान ले लेगा। अविका अपने सामने देखकर हैरान थी और साथ में काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है, क्योंकि अर्नव अपना बैग लेकर गेट के पास खड़ा हुआ था। शायद अभी अभी वह घर से आया था। अविका उसे देखकर अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती और काफी ज्यादा खुश होकर उसे दौड़कर गले लगा लेती है। ये देखकर आकर्ष एकदम हैरान होकर उन दोनों को देखने लगता है और सबसे ज्यादा अविका की इस एक्टिविटी से उसे तकलीफ हुई थी। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी आंखों के सामने उसी से इस तरह हाथ छुड़ाकर वह किसी और को गले लगा लेगी। आकर्ष काफी ज्यादा गुस्से में उन दोनों को देख रहा था। अविका एकदम से उसके गले लगे हुए उसकी तरफ देखकर बोलती है, तू पागल तो नहीं हो? तुम्हें अंदाजा भी मैं तुम्हारा कितना इंतजार किया। तुम जब से गए हो तब से मुझे यहाँ कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। और अर्नव कविता के कंधे पर हाथ रखकर काफी गुस्से में सामने खड़े आकर्ष को देखकर बोलता है, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ तुमसे कि क्या इसमें फिर से तुम्हें तंग किया? ये तुम्हारा हाथ पकड़कर क्यों खड़ा था? अविका जो साधारण को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी और यह भूल गई थी कि अभी अभी वह किस कंडीशन में थी। अचानक से फिर से उसे आकर्ष का याद आता है और वह पीछे पलटकर उसे देखते हैं और फिर थोड़ा सा सोते हुए माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बोलती है, वो दरअसल मुझे। अविका अपनी बात कंप्लीट करती कि उसके बाद बीच में ही काटते हुए अर्नव वह फिर से बोलता है, हाँ, ये तुम्हें तंग कर रहा था क्योंकि मैं यहाँ नहीं था। इस बात का तो पूरा फायदा उठाया होगा इसने, लेकिन तुम मुझे क्यों बताओगे? तुम तो हमेशा बस ये सोचती हो कि झगड़ा ना, उसके बदले में तुम चाहे जितनी मुसीबतें खुद पर मोल ले लो, है ना? अविका अर्नव की यह बात सुनकर उसकी तरफ देखती है, जो गुस्से में खा जाने वाली नजरों से आकर्ष की तरफ देख रहा था। आकर्ष कुछ पल गुस्से में उसे देखा है और फिर उसे इग्नोर करके दूसरी तरफ चेहरा घूम लेता है और दोनों को इग्नोर करते हुए बोलता है, मेरा और तुम्हारा झगड़ा कंटिन्यू रहेगी, आगे भी चलता रहेगा। फिलहाल इसे लेकर अस्पताल जाओ। यह मेरी बात नहीं मान रही है, शायद तुम्हारी बात मान जाए। अर्नव उसकी यह बात सुनकर थोड़ा सा सच में पड़ता है और फिर अविका की तरफ देखा है, जो उससे नजरें चुराने लगी थी, और उसे देखकर उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, क्या तुम ठीक हो? हॉस्पिटल क्यों जाना था तुम्हें? बताओ, मुझे चोट लगी है तुम्हें कहीं? अविका इस बात पर बोलती है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इस बात को यही खत्म करते हैं, मैं बाद में चली जाऊंगी, तुम पहले अंदर। अभी अविका अपनी बात कंप्लीट करती कि आकर्ष एकदम से उसकी तरफ बढ़कर उसकी शर्ट हल्का सा खिसक के अर्नव को दिखाते हुए बोलता है, ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है? इसका दिमाग खराब हो चुका है, प्लीज इसे लेकर जाओ, इसके पहले मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जो मैं नहीं करना चाहता हूं। आकर्ष की यह बात सुनकर अर्नव एक बार उसकी तरफ गुस्से से देखा है, लेकिन फिलहाल अभी उसका पूरा ध्यान अपनी बहन पर था कि उसे इतनी गहरी चोट आई है और वह इतना नॉर्मल रिएक्ट कैसे कर रही है। वह एकदम से अविका के चेहरे को अपने हाथों से पढ़ते हुए बोलता है, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? बताओ मुझे, सब ठीक तो है ना? और ये तो काफी ताज है, मेरा मतलब क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम मेरे साथ तुरंत चलो, अभी हम पहले हॉस्पिटल जाएंगे, उसके बाद कोई दूसरी बात होगी, चलो तुरंत चलो मेरे साथ। अर्नव इतना बोलकर उसका हाथ पकड़ता है और यह आकर्ष देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। लेकिन अविका एकदम से रुकते हुए बोलती है, ये पता नहीं कैसी चोट है, मुझे दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा है, इस वजह से मुझे जरूरत ही नहीं लगी कि मैं हॉस्पिटल जाऊं, तुम लोग बेवजह ही परेशान हो रहे हो। आकाश इस बात पर एकदम से सामने आ जाता है और फिर बोलता है, चलो ठीक है, मुझसे नफरत करती हो ना, इससे तो प्यार है तुम्हें, और कसम भी बहुत मानती हो, तो तुम्हें इसकी कसम, अभी तुरंत जाओ वरना यह आज ही मर जाएगा। अविका उसकी इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलती है, अपनी जुबान को लगा, हम तो समझ आई तो मैं, वरना यही जान से मार दूंगी तुम्हें। अर्नव फिलहाल अपना बैग गेट के पास ही छोड़कर वहीं से अविका को जबरदस्ती अपने साथ लेकर अस्पताल की तरफ चला जाता है और आकर्ष वहीं खड़ा अपने अंदर जल रही आग को शांत करता है और अपनी तकलीफ को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए खुद से बात करते हुए एक अनचाही सी हंसी हंसकर बोलता है, अरे तो क्या हो गया? उसने मेरे सामने उसका हाथ पकड़ लिया, क्या हो गया अगर उसने मेरे सामने उसे गले लगा लिया? जाहिर है वह दोनों क्लोज है, इस बात से मैं अनजान तो नहीं था, फिर मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? इतना अजीब क्यों लग रहा है कि वह मेरे साथ हॉस्पिटल ना जाकर उसके साथ चली गई? उसे एक लड़के की कसम उसके लिए इतनी मेन क्यों रखती है? और मैं जो इतनी देर से उसके पीछे पड़ा हुआ था, उसकी मिन्नत कर रहा था, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसकी नज़र में? सच में
ये लड़की इतनी अजीब क्यों है, मेरी बात नहीं मानी इसमें, लेकिन तुरंत कसम देने के बाद उसे लड़के के साथ चली गई और कहती है कि उसके साथ ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं है, इतना तो लोग खून के रिश्ते में भी नहीं करते हैं और यह मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल तो अभी तुम्हारा इलाज जरूरी है, बाकी मैं तुम्हारा बाकी का इलाज अपने आप अपने हाथों से करूंगा, वापस तो आओ तुम लौट कर। आकाश खुद से बात करने के बाद खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए एक गहरी सी सांस लेता है और पीछे पलट कर देखता है तो अभिषेक दौड़ कर आता है और फिर अपनी सांसों को बैलेंस करते हुए वह आसपास देखा है और नीचे रखे सामान को देखकर बोलता है, अर्नव, यह अर्नव का ही सामान है ना, उसने मुझे मैसेज किया था कि गेट के पास जाकर ले जाओ, उसे कहीं अर्जेंट जाना पड़ गया। उसके बाद सुनकर आकर्ष एकदम से बोलता है, अच्छा तो तुम हो उसके पर्सनल कुली। इतना बोलकर वह आगे निकल जाता है। अभिषेक उसे जाता हुआ थोड़ी देर देखता है और फिर कंफ्यूज होता है कि उसने ऐसा क्यों कहा और फिर सामने रख बाग उठना है और उसे लेकर रूम की तरफ निकल जाता है। इधर अर्नव का को लेकर अस्पताल पहुंच जाता है और बाहर बैठकर उसे काफ़ी इंतजार करना पड़ रहा था। वह काफ़ी ज़्यादा बेचैन था और इधर से उधर घूम रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अविका को इतनी ज़्यादा गहरी चोट आई थी लेकिन वह इस बात को सीरियस ही नहीं ले रही थी कि लड़की इतनी पागल क्यों है। इसे समझना चाहिए कि जब चोट गहरी हो तो तुरंत उसका इलाज जरूरी है, वरना वह नासूर बन जाता है, लेकिन नहीं, इसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अविका बैठकर बोर हो रही थी, उसको बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वह बैठी हुई थी और बैठकर कुछ पल अर्नव को देखते हैं और कुछ पल बाद आकाश के बारे में सोचने लगती है उसकी कही हुई बातों को और फिर थोड़ा सा सोते हुए खुद से धीरे से बात करते हुए बोलती है, यह इस तरह मेरे पीछे क्यों पड़ गया था, क्या सच में यह मेरी इतनी परवाह करने लगा है? लेकिन क्यों, यह मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहा है? इसे तो पता होना चाहिए कि आप किसी बात का कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, इसलिए जो कुछ मेरे साथ किया इसके लिए मैं इसे कभी भी माफ़ नहीं कर सकती हूँ। फिर यह सब दिखाकर क्या ये दोबारा से मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहता है? दोबारा मैं इसकी प्लान कैसा नहीं बनने वाली हूँ, इसे कभी किसी से प्यार हो ही नहीं सकता, ये हॉटली है, इसके पास दिल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। देखा नहीं कैसे बेचारी श्रेयंका को एक सेकंड नहीं लगाया परेशान करने में, उसकी आंखें भर आई थी। कम से कम इंसान यही देख लेता है कि सामने वाला उसके लिए क्या महसूस कर रहा है। उसने जो गलती की वह की, लेकिन अब तो वह उसके लिए फील करती है। माना कि वह उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन कमी से काम अच्छे से बात तो कर सकता है, लेकिन इससे तो कुछ भी नहीं हो सकता सिवाय लड़ाई झगड़े के। अविका भी खुद से बातें कर ही रही थी कि तबीयत अचानक से अंदर से उसका नाम बुलाए जाने लगा, क्योंकि अब उसकी बड़ी थी। अर्नव जो इतनी लंबी भीड़ देखकर हैरान था कि कब उसकी बारी आएगी, अचानक से अविका का नाम सुनकर हैरान हो गया और वह सोचने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। अर्नव एकदम से उसका नाम सुनने के बाद उसका हाथ पकड़कर उसे उठना है और फिर उसे आगे की तरफ ले जाते हुए बोलता है, क्या तुमने अपॉइंटमेंट ले रखी थी पहले से? अविका इस बात पर और फिर थोड़ा सा सोच हुए अपने दिमाग पर जोर देती है तो यूज याद आता है कि आकर्ष ने यूज बताया था कि उसने अपॉइंटमेंट ले रखी है, और फिर बोलती है, मैंने भी, उस गधे आकर्ष ने। इतना बोलकर वह अंदर चली जाती है और अर्नव एक पल रुकता है और दूसरे पल उसके पीछे अंदर चला जाता है। दो अविका का घाव देखकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं और वह कहते हैं, यह इतना अजीब भाव है, कैसे चोट लगी तूने गर्दन पर? अविका डॉक्टर चाहिए तो नहीं कहती कि उसे नहीं पता, क्योंकि अगर वह ऐसा कहती तो शायद डॉक्टर को अजीब लगता कि इतनी गहरी चोट है, उसके बाद किसी को पता भी नहीं चला कि यह चोट कैसे लगी, ये तो बहुत अजीब हो जाता है। इसलिए उसने कहा, दरअसल ये बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, हाँ लग तो गई थी चोट मुझे, लेकिन शायद यह इतनी दूर की स्किन मेरी खराब हो चुकी है, इसी वजह से मुझे दर्द नहीं हो रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्यों, लेकिन मैं इसको महसूस नहीं कर पा रही हूँ। अविका की बात सुनकर डॉक्टर तुरंत उसे एक नंबर देते हैं और फिर डॉक्टर के पास किसी दूसरे डॉक्टर के पास भेज देते हैं और अर्नव उसे लेकर दूसरे डॉक्टर के पास निकल जाता है और रास्ते में उसे से पूछता है, क्या सच में तुम्हें दर्द एहसास नहीं हो रहा है? यकीन करो, अगर इसे छू लो तो शायद ब्लड निकल आएगा और तुम कह रही हो कि तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है, ये थोड़ा अजीब नहीं हो जा रहा? अविका इस बात पर अर्नव की तरफ देखती है और फिर बोलती है, ये तुम्हें अजीब लगा रहा है तो तुम्हें इससे भी ज़्यादा अजीब चीज़ ये बता दूं कि मुझे पता ही नहीं है कि यह चोट कैसे लगी है। मुझे सच में नहीं पता कि यह चोट कैसे लगी है। पता नहीं उसे आकाश के बच्चे ने कैसे देख लिया, जब से उसने देखा था तब से मेरे पीछे पड़ गया था और ज़बरदस्ती उसने अपॉइंटमेंट भी ले ली थी। सच बताओ ना, मुझे पता चला कि यह चोट कब, कहाँ और कैसे लगी, और नहीं मुझे इसका कोई एहसास है। अर्नव ये सुनकर थोड़ा सा घबरा जाता है और साथ में हैरान भी होता है और फिर बोलता है,
अगर यह मजाक है तो ठीक है, लेकिन सच में अगर यह सच है तो ये बहुत डरावना है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें पता ना चले, वह भी इतनी गहरी चोट का? क्या तुम पागल हो? ऐसे कैसे पता नहीं चलेगा? अविका इस बात पर अर्नव की तरफ देखती है और फिर बोलती है, आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हें डरने का कोई इरादा नहीं था मेरा। लेकिन ये सच है, मैंने उससे भी कहा और उसने कहा कि अगर मैं दवा नहीं करूंगी तो बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगी। और फिर पता नहीं क्यों कहा कि मैं अकेले कहीं ना निकालूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई भूत का चक्कर है। वैसे तो अविका ने यह बात अर्नव को और परेशान करने के लिए कही थी, लेकिन अर्नव के दिमाग में यह बात एकदम से बैठ चुकी थी। उसने दोबारा से अविका से पूछा, क्या आकर्ष ने तुमसे ये कहा कि तुम्हें अकेले नहीं जाना कहीं भी? मेरा मतलब किसने कहा तुमसे? आकर्ष ने। अविका इस बात पर एक पल अर्नव की तरफ देखती है, वह काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। फिर हम मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल उसी ने कहा था, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बस मजाक कर रही थी। उसकी बातों को ध्यान मत दो, उसे बस मुझसे बात करने का एक मौका चाहिए। हमेशा बहाना ढूंढता रहता है मुझे तंग करने के लिए, इसीलिए शायद उसने ऐसा सिर्फ कहा था कि मैं उससे जबरदस्ती पूछूंगी। वह ऐसा क्यों कह रहा है? क्या मेरे पीछे कुछ ऐसा है? लेकिन मैं जानती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। वह सिर्फ नाटक कर रहा था, इसलिए ताकि मुझसे बात कर सके। अविका, मैं अपनी बातें पूरी कॉन्फिडेंट के साथ कही थी, लेकिन अर्नव इस बात को लेकर सीरियस हो रहा था, क्योंकि अगर सच में अविका कोई सूट के बारे में पता नहीं चला तो यकीनन ये बहुत परेशान होने वाली बात है। जैसे ये बहुत ही ज्यादा हल्के में ले रही थी, शायद इसलिए क्योंकि इसे अपनी उतनी परवाह नहीं थी। इसकी जगह कोई और होता तो यह शायद परेशान होती। शाम का वक्त, अविका अपने रूम में लेडी आराम से सो रही थी। नित्या उसके लिए कुछ चीज लेने मेज की तरफ गई थी और अर्नव अभी भी रूम में बैठा बस अविका को ही देख रहा था। हालांकि वह काफी बेहतर महसूस कर रही थी। परेशान वह पहले भी नहीं थी, उसे दर्द बिल्कुल नहीं था, लेकिन शायद अब उसकी चोट को देखकर थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर भी अर्नव काफी ज्यादा उसके लिए परेशान था और बस यही सोच रहा था कि क्या उसे आकर्ष से बात करनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर किसी भी कंडीशन में भरोसा भी तो नहीं किया जा सकता। अर्नव अभी बैठा यही सब सो रहा था कि तभी अचानक से कोई उसके रूम का दरवाजा काफी तेजी से खोलना है, जिससे अर्नव एकदम से चौंक कर दरवाजे की तरफ देखता है और सामने की तरफ देखकर तो जैसे कोई उसकी बदन में आग लगा देता है, क्योंकि आकर्ष अविका दरवाजे पर खड़ा था और अविका काफी गहरी नींद में थी। इस वजह से अर्नव एकदम से उठता है और दौड़कर आकर्षण का कलर पढ़कर उसे बाहर की तरफ लेकर जाता है और दरवाजा धीरे से बंद करते हुए उसे बाहर गली की दीवार में चिपका देता है। और आकर्ष भी उसके इस क्रिया पर कोई रिएक्शन नहीं देता और खामोशी से खड़ा होकर बस देख रहा होता है उसे। आकर्ष थोड़ा गुस्से में जरूर होता है, लेकिन वह अर्नव को देखकर शायद काफी ज्यादा कंट्रोल कर रहा था खुद को। उसे अंदाजा नहीं था कि वह अविका के रूम में बैठा होगा। अर्नव एकदम खतरनाक नजरों से उसे देखते हुए गुस्से में दांत पीसकर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्यों आए हो यहाँ तुम? मेरी बात सुनो, मैं आ चुका हूँ वापस। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुम मुझे इसके आसपास भी नजर आए तो। इसके पहले मेरा दिमाग खराब हो, निकलो यहाँ से, चलो। अर्नव इतना बोलकर उसका कॉलर छोड़ता है और पीछे की तरफ मुड़ता है कि तभी आकर्ष पीछे से बोलता है, मेरी बात सुनो, बहुत तकलीफ होगी तुम्हें अगर तुम्हें पता चलेगा कि वह तुम्हें प्यार नहीं करती। फिलहाल तुमने मुझे करने की बात कही तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि फिल्म तुम्हारे लिए जरूरी है कि पहले तुम अपनी दोस्त को बचाओ, क्योंकि उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी कुछ दिनों में कि उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। आकाश इस बात पर अपने हाथ में ली हुई है डिब्बी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, फिलहाल ये लो तुम, ये उसकी चोट पर लगा देना, दवा खास असर नहीं करेगी। शायद तुम्हें ट्रस्ट इशू हो मेरे साथ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जब तक मैं हूं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिलहाल तो मेरी बात मानो और उसे यह जरूर लगा देना, और इस बारे में हम कभी आराम से बैठकर चर्चा करेंगे और बात करेंगे। कोशिश करना कि उसे अकेले मत छोड़ना, वह मेरी अमानत है तुम्हारे पास। अर्नव काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वह कुछ भी बोल पाता कि उसके पहले ही आकर्ष उसका हाथ अपनी कॉलर से हटाकर वहां से दूसरी तरफ निकल जाता है। अर्नव उसके जाने के बाद अपने हाथ में ली हुई वह डिब्बी देखा है और फिर उसे खोलकर उसने देखा है तो उसे जैसे लग रहा था कि कोई तेल है शायद, और फिर वह उसे सुनकर देखा है उसे कोई खास नुकसान उसकी नजर नहीं आता। ऐसा लग रहा था कि शायद सरसों का तेल है, लेकिन सरसों का तेल क्यों देकर गया है और न जाने क्यों उसका की चाह रहा था कि उसकी बात पर यकीन कर ले। फिलहाल वह अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करता है और फिर वापस अंदर आ जाता है। अविका के चेहरे को एक बार ध्यान से देखा है और फिर उसके चेहरे से उसके बालों को हटाते हुए उसके माथे पर किस करता है और फिर उसकी गर्दन पर वह तेल लगाकर वह डिब्बी वहीं बंद करके उसकी खिड़की पर रख देता है और वापस से वहीं बैठ जाता है और शायद किसी के आने का इंतजार करने लगता है।
तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और वह फिर से सामने की तरफ देखा है तो अनिका उसके सामने खड़ी होती है। अनिका अर्नव को देखकर एकदम हैरान हो जाती है। उसे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि यह सच में बैठा है या वो कोई सपना देख रही है। अनिका आगे बढ़ते हुए अपनी आंखों को बार बार बंद कर रही होती है और फिर खोल रही होती है और अपने आप को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही होती है कि उसके सामने अर्नव ही बैठा है। उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह कितनी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी और फिर वह थोड़ा सा अपने बालों को ठीक करते हुए बोलती है, क्या तुम प्लीज़ मेरी तरफ देखना बंद करके कुछ अपने मुंह से बोल सकते हो? तुम्हारी आवाज़ सुनेगी तो मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम मेरे सामने बैठे हो। अर्नव इस बात पर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। वह बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही थी। एक रेड कलर की कॉटन फ्रॉक पहन रखी थी जिसमें करीब 3-4 पट्टियां लगी हुई थी और वह बिल्कुल सिंपल सी ड्रेस में एक छोटी सी बच्ची की तरह नजर आ रही थी। और अर्नव उसकी यह बात सुनकर बोलता है, इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी क्या मेरा? मुझे देखकर तो तुम्हारा चेहरा ही खिल गया। अनिका ये सुनकर एकदम से नजरें चुराने लगती है और फिर अपने दोनों हाथों को किसी बच्चे की तरह आगे पीछे करते हुए दूसरी तरफ आकर नित्या के बेड पर बैठ जाती है और फिर थोड़ा सा कुछ सोचते हुए लेकिन अपनी नर्वसनेस को वह छुपा नहीं पाती, बोलती है, अब ऐसा भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे इंतजार कर रही थी। दरअसल अविका बहुत मिस कर रही थी ना तुम्हें, इसी वजह से मैं सोच रही थी कि तुम जल्दी वापस आ जाओ। अर्नव इस बात पर अपने दोनों पर घूमकर एकदम से उसके सामने आकर बैठ जाता है। अनिका की तो जैसे धड़कने ही बढ़ जाती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और उसकी सांसें जैसे रुक जाती है, वह तो अपनी सांसें ही रोक लेती है। अर्नव उसकी नर्वसनेस के लेवल को अच्छे तरीके से भांप पा रहा था। उसने देखा कि उसके सामने आकर थोड़ा करीब होकर बैठ जाने से अनिका ने अपनी सांस रोक ली है। शायद उसे भी एहसास नहीं हो रहा है कि उसने अपनी सांस रोक रखी है। थोड़ी देर में जब भी परेशान हो जाएगी, इस वजह से अर्नव अचानक से हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है, अरे अनिल प्लीज ब्रेथ, सांस लो। अर्नव की इतना बोलने के बाद वह एकदम से होश में आती है और फिर गहरी गहरी सी सांस लेने लगती है और अपनी सांसों को कुछ पल में कंट्रोल करने के बाद बोलता है, हाँ शायद मैं सांस नहीं ले पा रही थी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। थैंक यू कि तुमने मुझे बताया। उसकी इस बचकानी हरकत पर अर्नव एकदम से हंसने लगता है। उससे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर इतनी चिल्दिश कैसे हो सकती है, कोई सांस लेना कैसे भूल सकता है? क्या ये नर्वस होती है तो इसी तरह अपनी सांसों को रोक लेती है? और फिर एकदम से दोबारा से उसे परेशान करते हुए बोलता है, वैसे मैं तुम्हें देखकर अंदाजा लगा पा रहा हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी मुझसे मिलने के लिए। अनिका फिर से वही बात सुनकर अपनी नज़रें चुराने लगती है और फिर बोलती है, बस भी करो यार, एक ही बात कितनी बार तुम्हें समझनी पड़ेगी? मैंने कहा ना तुम्हारी बहन तुम्हें मिस कर रही थी, मैं क्यों तुम्हें मिस करने लगी? अर्नव इस बात पर थोड़ा सा खिसक कर और उसके करीब होता है और वह सामने ही बैठी होती है। अब अनिका के दोनों पर अर्नव लंबी टांगों के बीच आ चुके थे जबकि उसने पर अपनी जमीन में रख रखे थे और अनिका सामने के बेड पर बैठी हुई थी। उसके थोड़ा सा और खिसकने पर अनिका अब अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी नर्वसनेस को थोड़ा सा कंट्रोल किया और फिर बोली, हाँ ठीक है, बताओ कुछ और कहना है तुम्हें? अर्नव इस बात पर थोड़ा सा उसके सर पर हाथ रखकर उसके बालों को छूता है और फिर वापस अपनी जगह पर बैठते हुए बोलता है, मैं सोचा था कहीं मुझे कोई गलती तो नहीं हो गई है। अनिका इस बात पर कंफ्यूज होते हुए बोलती है, गलती? कैसी गलती? अर्नव काफी ज्यादा सीरियस होकर अपनी आईब्रो सिकुड़ते हुए बोलता है, हाँ यही कि अविका मेरी बहन ना हो और तुम मेरी बहन निकालो, कल को ये पता चले कि वह नहीं बल्कि तुम मेरी बहन थी, ऐसा कुछ। अनिका ये सुनकर एकदम से गुस्सा हो जाती है और दूसरे ही पल अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और फिर बोलती है, बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, समझ आई तुम्हें? इतना बोलकर वह आगे बढ़ी ही थी कि अर्नव उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और अनिका एकदम से उसके ऊपर आकर गिर जाती है और उसकी कमर में हाथ डालकर काफी करीब से उसकी आंखों में देखकर एक बार उसके होठों को देखा है, फिर दोबारा उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, तो फिर क्या हो बताओ, अगर मेरी बहन नहीं हो तो क्या करना चाहती हो? अनिका उसके क्षेत्र के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वह एकदम से हैरान हो जाती है और काफी ज्यादा नर्वस भी, उसके होंठ कांपने लगते हैं और गला सूखने लगता है। बहुत ही ज्यादा बेचैनी से बस अर्नव की आंखों में देख रही होती है और उसकी आंखें बंद ही नहीं हो रही थी, लेकिन शायद उसने फिर से अपनी सांस रोक ली थी। अर्नव अभी भी उसकी आंखों में देख रहा था और महसूस कर रहा था कि उसने अपनी सांस रोक रखी है और फिर वह अपनी आंखें बंद करके उसके सर पर पीछे से हाथ लगाते हुए बोलता है, अनिका प्लीज सांस लो वरना मुझे तुम्हें अपने मुंह से सांस देनी पड़ेगी।
ये सुनकर अनिका तुमसे घबरा जाती है और फिर जल्दी जल्दी सांस लेने लगती है और खुद को अर्नव से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन और अर्नव की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत थी, उसे खुद को छुड़ा पाना इतना आसान नहीं था। अनिका खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए फिर से उसके होठों को देखते हैं और उसकी आंखों में देखने लगती है। वह काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी, इतना ज्यादा नजदीक होने के बाद उसका नर्वस होना जायज भी था। अर्नव दूसरे ही पल उसे एकदम से अपने साथ लेकर उठ खड़ा होता है और नीचे झुककर उसकी आंखों में देखकर बोलता है, तुमने जवाब नहीं दिया कि अगर तुम मेरी बहन नहीं बनना चाहती हो तो क्या बनना चाहती हो, बताओ मुझे। अनिका इस बात पर अपनी नज़रें चुराते हुए थोड़ा सा सोचती है और फिर से अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए बोलती है, क्या प्लीज़ मैं यहाँ से जा सकती हूँ। अर्नव इस बात पर एकदम से उसे अपने साथ घूमकर बैठकर दूसरी साइड दीवार के पास ले जाता है और दीवार में चिपककर उसके दोनों साइड हाथ लगाकर उसके काफ़ी करीब आता है और फिर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी आंखों में देखकर बोलता है, नहीं तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकती हो जब तक मुझे जवाब नहीं दे देती हो, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे मुंह से। अनिका इस बात पर थोड़ा सा शर्म आती है और काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी होती है और फिर अपनी नज़रों को चुराते हुए बोलती है, हाँ वो शायद मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ, बहुत अच्छा दोस्त और कुछ भी नहीं। अर्नव इस बात पर थोड़ी सी नाराजगी दिखाते हुए उसके गले पर हाथ लगाकर उसके होठों की तरफ देखा है और अपने होठों को उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है और काफ़ी ज़्यादा उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखकर बोलता है, क्या सिर्फ एक दोस्त का तुम्हारे इतना करीब आना तुम्हें अच्छा लगेगा। अनिका इस बात पर एकदम से घबराकर फिर से खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन इस बार आरंभ मुस्कुराते हुए उसे छोड़ देता है और फिर वह अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए सीधे दरवाजे की तरफ आकर खड़ी हो जाती है दौड़कर और फिर पीछे पलटकर देखती है और गुस्से में अर्नव को देखते हुए बोलती है, तुम पागल हो, तुम्हें पता भी नहीं है। इतना बोलकर वह अविका के रूम से बाहर निकल जाती है और फिर बाहर निकालकर अपनी दिल पर हाथ रखकर अपनी धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है। ऐसा लग रहा था मैंने उसका दिल उछलकर किसी भी पाल बाहर आ जाएगा और न जाने क्यों उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और उसका चेहरा भी प्लस कर रहा होता है। उसे अंदाजा नहीं था कि ऐसा मोमेंट भी कभी आएगा जब अर्नव उससे पूछेगा कि वह उसे क्या मानती है। फिलहाल तो इतना काफ़ी था उसकी पूरी रात जागने के लिए और फिर वह वहां से चली जाती है। अर्नव भी दरवाजे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है कि तभी किसी के गला साफ करने की आवाज़ आती है। वह एकदम से पीछे पलटकर देखता है तो अविका अपनी एक आंखें खोलकर उसकी तरफ देख रही होती है और फिर मुस्कुरा देती है। उसकी मुस्कुराहट साफ बता रही होती है कि शायद उसने उन दोनों की पूरी कहानी अच्छी जो थोड़ी देर पहले रूम में चल रही थी, उन दोनों को इस बात का ख्याल ही नहीं आया कि उनके अलावा भी रूम में कोई है। इतना ज़्यादा एक दूसरे में खो चुके थे। हालांकि थोड़ा सा नर्वस हुआ लेकिन फिलहाल वह मुस्कुरा देता है। अनिका काफी तेजी से भागते हुए अपने रूम की तरफ निकल रही होती है कि तभी रास्ते से आ रही नित्या उसके सामने पड़ती है। अचानक से उसके चेहरे पर इतनी स्माइल देखकर वह भी कंफ्यूज होती है, लेकिन अनिका एकदम से अपनी स्माइल को कंट्रोल करती है और फिर बोलती है, अच्छा हुआ तुम आ गई। जो ना शायद अविका उठने वाली होगी, उठेगी तो उसे जरूर भूख लगी होगी, कुछ का लगी तो कुछ न कुछ खाने के लिए होना चाहिए, जाओ जल्दी। नित्या उसके सर जी बताओ को देखकर कुछ बोल या पूछ पाती उसके पहले ही वह अपने रूम की तरफ निकल जाती है। इधर आकाश अपने रूम में बैठा अकेले ही बुक पढ़ता जा रहा था और जैसे जैसे वह किताब के अंदर बढ़ता जा रहा था उसकी हैरानी भी बढ़ती जा रही थी और साथ में उसकी आंखें भी बड़ी होती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सारी चीज़ों को काल्पनिक समझकर जो छोड़ दिया था अब उससे पर इतना गहरा विश्वास कैसे जम जा रहा है उसका। आकाश अभी अपनी किताबों में खोया ही हुआ था कि अचानक से उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसे हल्की सी परछाई नजर आती है कि कोई उसके पीछे से गुजरा और वह तुरंत पीछे पलटकर देखता है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। आकाश जो अपने सोफे पर बैठा हुआ था तो वापस से अपनी किताबों की तरफ देखने लगा, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था कि कोई तो उसके आसपास है जो शायद उसका ध्यान भटकना चाह रहा है, लेकिन कौन हो सकता है। अभी भी इस बात की कंफ्यूजन उसके दिमाग में थी। आकाश अपनी किताबों की तरफ अपनी नज़रों को घुमाकर बस चारों तरफ महसूस करने की कोशिश कर रहा था कि किस तरफ वह अपनी नज़र अचानक रखे और उसे कोई नज़र आ जाए। यह शायद वह अपने आसपास महसूस कर रहा है। अभी आकाश खामोशी से किताब की तरफ देख रहा था कि अचानक से उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है और वह एकदम से अपने सामने देखा है तो एक लड़का प्लेट में खाना लेकर खड़ा होता है और आकाश को देखकर बोलता है, ये कहाँ रखूं। आकाश उसे लड़के को देखने के बाद एक गहरी सी सांस लेता है और खुद को रिलैक्स करते हुए उसे इशारे से टेबल की तरफ बताते हुए बोलता है, उसे तरफ रख दो और जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना।
आकर्ष किस बात पर वह लड़का तुरंत अंदर आता है और टेबल पर खाना रखकर सीधे बाहर निकल जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। आकर्ष उसे बुक को वही सोफे पर रखकर टेबल की तरफ बढ़ता है और फिर अपनी ढकी हुई प्लेट को खोलकर खाने को देखा है और फिर खाना खाने लगता है। दूसरी तरफ अविका, नित्या और अनिका के साथ अपने रूम में पहुंच चुकी थी। नित्या एकदम से अपनी प्लेट अपनी जगह पर रखते हुए बोलती है, यार अगले वीकेंड से भरा एग्जाम शुरू है और अजीब सा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ तैयार ही नहीं है, पता नहीं क्या होगा। अविका इस बात पर उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा मुंह बनाते हुए बोलती है, पूरा दिन तो तुम अपना गेम खेलने में गुजार देती हो, पता नहीं कैसे तुम्हारा दिमाग काम कर जाता है, इतनी देर तक कैसे तुम लैपटॉप की स्क्रीन को देख लेती हो, तुम्हें अपनी जरा सी भी फिक्र नहीं है। खैर जो कुछ भी है, थोड़ा सा अपना सिलेबस देखो और पढ़ने की कोशिश करो, अभी भी देर नहीं हुई है। जाहिर है क्लासेस तो तूने पूरी अटेंड करी ही है, तो तुम्हें रिवीजन ही करना है। परेशान हो रही हो, जितना सोच रही हो इतना मुश्किल भी नहीं होगा, थोड़ा किताब उठाकर देखो और लैपटॉप बंद कर दो। नित्या इस बात पर अपने लैपटॉप सच में बंद करके दूसरी तरफ खिसकाती है और फिर बोलती है, चलो ठीक है, मान लेती हूँ तुम्हारी बात। अनिका उसके इस बात पर बोलती है, हाँ बिल्कुल एहसान कर दिया ना तुमने, मान लेती हूँ उसकी बात आई बड़ी। इतना बोलकर वह तीनों ही अपनी किताबों में देखने लगते हैं। धीरे धीरे करीब 1 घंटे बीत चुके थे और रात के 11 बजे चुके थे। अविका अभी भी पढ़ रही थी, नित्या और अनिका भी दूसरी तरफ मुंह घुमाकर अपनी अपनी किताबों में ही देख रहे थे कि तभी अचानक से अविका का फोन वाइब्रेट होता है और उसके फोन पर एक मैसेज आता है। अविका अपनी किताबों में देखते हुए ही अपने हाथों से टटोलकर अपना फोन ढूंढती है और फिर उसे उठाकर उसकी स्क्रीन की तरफ देखती है तो एक मैसेज पड़ा होता है, अभी प्लीज एक बार आकर मिलो मुझसे, मैं नेहा अपने रूम में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, प्लीज मुझसे आकर मिलो। अविका ये मैसेज पढ़कर एकदम से हैरान होती है और अपनी बुक बंद करके रख देती है और अपने दोनों दोस्तों की तरफ देखती है तो दोनों ही अपनी किताबों में मगन होते हैं। उन दोनों को देखकर वह काफी ज्यादा घबराई हुई बोलती है, हे मुझे नेहा का मैसेज आया था, ये देखो वह मुझे बुला रही है, शायद वह किसी प्रॉब्लम में है। जाहिर है मैं तुम्हें पहले ही बता रही थी ना कि वह सब झूठ नहीं है, मुझे लगता है कि वह किसी प्रॉब्लम में है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, तुम लोग में से कोई चलेगा मेरे साथ, प्लीज बताओ ना, तुम दोनों ही क्यों नहीं चलती मेरे साथ। नित्या और अनिका उसके इस बात पर पीछे पलटकर उसकी तरफ देखते हैं और एक अनचाही से मुस्कान के साथ देखकर वापस अपनी बुक में देखने लगते हैं। उन दोनों को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अविका कोई इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह दोनों उसे इस तरह इग्नोर करेंगे और फिर वह थोड़ा सा नाराज होते हुए बोलती है, देखो यार उसे हमारी हेल्प की ज़रूरत है और तुम लोग इस तरह बैठी हो, प्लीज़ चलो ना मेरे साथ, अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं अकेले चली जाऊंगी, समझ आई। इस बात पर भी वह दोनों कोई रिस्पांस नहीं देती। अविका उनकी इस हरकत पर काफ़ी ज़्यादा नाराज होती है और फिर वहाँ से गुस्से में अपना फ़ोन लेकर सीधे गली में आ जाती है और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगती है। आगे काफ़ी अंधेरा होता है लेकिन वह अपने फ़ोन का फ्लेक्स ऑन करके आगे की तरफ बढ़ने लगती है और सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतरने लगते हैं। पूरा आंगन खाली था और पूरा हॉस्टल ऐसा लग रहा था जैसे हॉस्टल में कोई है ही नहीं, इतना सन्नाटा, वह भी सिर्फ 11 बजे, ऐसा तो कभी नहीं होता था। अविका को थोड़ा बहुत डर लग रहा था लेकिन उसने फिर से अपने फ़ोन पर देखा कि नेहा का मैसेज सच में पड़ा था तो उसके अंदर थोड़ी सी ही बताए और फिर वह अपने कदम तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगी और सीधे जाकर नेहा के रूम के सामने रुकी। उसके रूम का दरवाज़ा बंद था। अविका वहां पहुंचते ही एकदम से दरवाजे पर हाथ लगाते हुए बोलती है, नेहा क्या मैं अंदर आ जाऊं, क्या तुम ठीक हो? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। अविका एकदम से हैरान होती है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। अभी अभी तो उसने मैसेज किया था, कोई जवाब नहीं दे रही है। फिर वह थोड़ा सा दरवाजे को तेजी से धक्का देती है जिससे दरवाजे आगे की तरफ खुल जाता है। दोनों दरवाजे दोनों तरफ खुल जाते हैं। ये देखकर अविका विधायक सेकंड की देरी के अंदर घुस जाती है और उसके बाद दोनों तरफ घूमकर देखने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर नेहा कहाँ गई, वह तो आपके रूम में है ही नहीं, ये सब क्या चल रहा है, वह कहाँ हो सकती है आखिर। अविका इतना सोचने के बाद अपना फ़ोन निकलती है और फिर उसके पास कॉल करने लगती है कि तभी बगल बेड पर रखा नेहा का फ़ोन बजने लगता है। ये देखकर अविका हैरत होती है, उसे समझ नहीं आता कि अगर उसका फ़ोन यहाँ बेड पर रखा हुआ है तो मैसेज किसने किया था। तभी उसे वॉशरूम से पानी की आवाज़ आती है, शायद कोई वॉशरूम में था। अंदर से आवाज़ आने पर अविका धीरे धीरे व्हाट्सएप की तरफ बढ़ती है और दरवाजे पर थोड़ा सा खटखटाते हुए बोलती है, नेहा क्या तुम अंदर हो, क्या तुम बाथरूम में हो, बोलो। लेकिन अभी भी अंदर से उसके सवाल पर कोई जवाब नहीं आता।
अविका को यह सब कुछ थोड़ा सा अजीब लगने लगा था। वह धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगी और जैसे ही दरवाजे की तरफ मुड़ी अचानक से उसे एहसास हुआ कि वॉशरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। अविका आवाज आते ही वॉशरूम की तरफ देखती है तो सामने से पूरा वॉशरूम भी खाली नजर आ रहा था। इस पर को और भी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन वह पीछे की तरफ मुड़कर भागने की कोशिश करती इसके पहले ही कोई उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वह एकदम घबरा जाती है। लेकिन फिर जब उसका चेहरा देखते हैं तब जाकर थोड़ा सा रिलैक्स होती है, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि अक्षत होता है। अक्षत को देखकर वह एक पल के लिए रिलैक्स होती है और दूसरे ही पल हैरान होकर फिर से उसकी तरफ देखकर बोलती है, तुम इतनी रात में गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहे हो? अक्षत उसकी इस बात पर एक कदम उसकी तरफ बढ़ता है और अविका उसकी आंखों में जवाब जानने के लिए देख रही होती है और फिर थोड़ी ही देर में वह एकदम से सब कुछ भूल सा जाती है और अक्षत से बात करते हुए बोलती है, तुमने बताया नहीं तो बिहार आने वाले थे। अक्षय इस बात पर थोड़ा सा उसके करीब जाते हुए दरवाजा अंदर से लॉक करता है और अविका के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे थोड़ा साफ के करीब खींचकर बोलता है, हाँ, यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम्हारे बगैर रह पाना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्यों डांस साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। अक्षत की इस बात पर अविका एकदम से उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। अक्षत इस बात पर एक तिरछी स्माइल करता है और बहुत ही खतरनाक नजरों से अविका को ऊपर से नीचे तक देखा है और फिर अपने मन में बोलता है, आज नहीं अभी, आज तो मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, आज मुझे और तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता है। यकीन करो, आज के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी और मेरे अलावा तुम्हें कोई दिखाई देगा और नहीं सुनाई देगा, क्योंकि अब ये दूरी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरे बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए सब्र किया है और इस सब्र का फल मुझे हर हाल में चाहिए, फिर उसके लिए साम दाम दंड भेद क्यों करना पड़ेगा, सब करेंगे। अविका एकदम से जाकर अक्षत के बगल उसके साथ बैठ जाती है और फिर आपका चेहरा घुमाकर उसे देखती है। अक्षत उसके होठों को देखा है, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, तो बताओ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और तुम मेरे साथ कंफर्टेबल तो हो ना? अविका इस बात पर एकदम से एक्सप्रेशन लेस होकर जवाब देती है, हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी हूँ। अक्षत इस बात पर फिर से उसके चेहरे को देखा है और फिर अपने हाथों से उसके चेहरे को छूते हुए अपने अंगूठे से उसके होठों को रब करके दोबारा से बोलता है, तो बोलो ना मुझे कि अक्षत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मुझे तुम्हारी जरूरत है और यह जरूर रोज रहेगी। अविका उसकी कही बात से टू लाइन दोहराती है, लेकिन शायद अक्षय को वह फीलिंग नहीं आ रही थी जो उसे चाहिए थी, क्योंकि अविका ये सब कुछ एकदम स्पेशल लेस होकर बोल रही थी। वह एकदम से गुस्से में उठ खड़ा होता है और उसके बाद अविका के हाथों को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और बोलता है, ठीक है, एक बात बताओ, क्या तुम्हें डांस करना पसंद है? अविका इस बात पर बोलती है, हाँ, लेकिन मैंने पहले कभी डांस नहीं किया है। अच्छा, थोड़ा सा अलग जवाब सुनकर एक खतरनाक तिरछी से स्माइल करता है और फिर एक रोमांटिक गाना लगा देता है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। और अविका का हाथ पकड़कर दोबारा से उसे अपने करीब खींचता है और उसकी कमर में हाथ डालकर उसके साथ जबरदस्ती डांस करने लगता है। अविका उसके साथ हर वो मूव कर रही थी जो वो चाह रहा था। अक्षत उसके साथ डांस करते हुए उसे कई बार घूमता है और फिर उसे घूमकर अपनी तरफ खींचता है, जिससे अविका की पीठ अक्षत के सीने से जा टकराती है और फिर उसे पीछे से हक करते हुए अक्षत उसके गले पर अपना मुंह चलने लगता है और उसकी गर्दन पर किस करने लगता है और साथ ही एक जोरदार बीते करके करीब 4 से 5 मिनट तक उसके गले से लगा रहता है। अविका इतनी जोर की बाइट के बाद भी कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी और खामोशी से खड़ी थी और अक्षत किसी जानवर की तरह उसके गर्दन से चिपका हुआ था और फिर दूसरे ही पल उसे छोड़ते हुए एकदम से घूमकर अपनी तरफ उसका चेहरा करता है और उसके चेहरे से हाथ छोड़ते हुए वापस से उसकी कमर पैर पकड़ता है और अपने होठों को उसके गालों पर चलने लगता है। अविका उसकी हर हरकत के लिए तैयार थी और उसके सामने कठपुतली की तरह खड़ी थी। अक्षत उसके गालों पर कई बार किस कर चुका था और अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसकी होठों की तरफ बढ़ना चाह रहा था। लेकिन तभी अचानक से अविका का फोन बजने लगता है, जिसकी रिंग से अक्षत का ध्यान बढ़ जाता है और वह एकदम से फोन की तरफ देखता है और अविका एकदम से अपने होश में आते हुए अपने फोन के रिंगटोन को सुनती है और तुरंत जो नेहा के बेड पर रखा हुआ था उसे उठाती है, लेकिन सामने फिर से अक्षत को देखकर वह एकदम से बोलता है, मेरा फोन यहाँ कैसे मेरे हाथ में था और तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यह गाना क्यों चल रहा है, ये सब क्या और कब चला ये गाना?
अविका इतना बोलकर अक्षत के फोन की तरफ देखने लगती है जिसमें गाना चल रहा था, लेकिन अक्षत चाह रहा था कि वह फिर से एक बार उसकी नज़र में देख ले। जब तक वह आई कांटेक्ट नहीं बनाएगी अक्षर उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है और इस तरह अविका यहाँ से चली जाएगी। अभी का उसके फ़ोन की तरफ देखने के बाद अपने फ़ोन की तरफ देखने लगती है जिसमें नित्या की कॉल आ रही होती है। उसे देखकर एकदम से बोलता है, बदतमीज कहीं कि जब मैं इसे बुलाया तो मेरे साथ नहीं आए और अब नाटक कर रही है। इतना बोलकर वह फ़ोन काट देती है। इधर नित्या और अनिका दोनों परेशान थे कि आखिर अविका इतनी रात में गई तो गई कहाँ। उसे गए हुए करीब आधे घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन अभी तक उसकी कोई पता नहीं है और वह किस बीच में निकली उन दोनों को पता ही नहीं था। अविका दोबारा से अक्षत की तरफ देखकर बोलती है, हाँ तुम बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इतनी रात में यहाँ आए कैसे अंदर। अविका का आई कांटेक्ट बनाना कम से कम 10 सेकंड से 15 सेकंड तक जरूरी था, लेकिन बार बार उसके फ़ोन पर कॉल आ रही थी जिसकी वजह से वह अक्षत के साथ आई कांटेक्ट नहीं बना रही थी। अक्षत कुछ पल इंतजार करता है कि वह उसकी आंखों में दिखेगी, लेकिन अविका बार बार अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी क्योंकि उसका फ़ोन लगातार वाइब्रेट कर रहा था। और फिर अक्षत थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करते हुए एक बहाना बनाते हुए बोलता है, नेहा ने मुझे मैसेज किया था कि वह किसी प्रॉब्लम में है, बस उसी से मिलने के लिए अभी मैं सिक्योरिटी गार्ड से थोड़ा झगड़ा कर भी आया हूँ, बस उसी से मिलने के लिए आया था और मैंने देखा कि तुम यहाँ हो। और उद्धरण चिन्ह। अक्षत अभी अपनी बात कंप्लीट करता कि अविका एकदम से हैरान होते हुए उसकी तरफ देखकर बोलती है, क्या बोला, तुम्हारे पास भी आया था से मैसेज, मुझे भी आया था, इसी वजह से तो मैं उसे यहाँ मिलने आई हूँ, लेकिन वह रूम में है ही नहीं। अविका थोड़ा सा परेशान होकर बोलती है, पता नहीं कहाँ चली गई है वह, रुको मैं उसे ढूंढती हूँ, हो सकता है कि आसपास के किसी रूम में हो, तुम इस तरह किसी लड़की के रूम में डायरेक्ट नहीं आ सकते हो, तुम यहीं रुको, अगर वह मुझे मिलती है तो उसे अपने साथ लेकर आऊंगी, ठीक है ना। अविका भी इतना बोलकर अक्षत के बगल से गुजरती ही है कि अक्षत एकदम से आंख बंद करके काफी गुस्से में अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसकी इतनी कोशिश करने के बाद भी वह उसके साथ आई कांटेक्ट नहीं बन पाया और अब शायद उसका प्लान फेल होने वाला था बहुत बुरी तरीके से। अविका भी दरवाजा खोलकर बाहर जाती कि जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ती है उसके सामने नेहा खड़ी होती है। नेहा अचानक से उसे देखकर हैरान होती है और बोलती है, तुम जहाँ हो मेरे रूम में क्या हो गया, सब ठीक तो है ना, क्या तुम मुझसे मिलने आई थी। इतना बोलकर वह पीछे की तरफ देखती है तो अक्षत खड़ा होता है। अक्षत एकदम से उसे आंख दिखाते हुए कुछ बोलना कि उसके पहले ही अविका एकदम से अक्षत की तरफ मुड़ती है और फिर दोबारा से नेहा की तरफ देखती है। नेहा जो एकदम से बगैर पलके झपाए अक्षत को ही देखे जा रही थी। अविका उसके इस रिएक्शन को देखकर सोचती है कि शायद वह हैरान है और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर करते हुए बोलती है, तुमने इसे भी मैसेज किया था ना, इसी वजह से ये भी यहाँ आया है तुम्हारी हेल्प करने के लिए। नेहा इस बात पर अविका की तरफ नहीं देखती और अक्षत की तरफ देखते हुए बोलती है, मैंने ही बुलाया था, मैं थोड़ा सा परेशान हो गई थी और शायद बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसीलिए तुम दोनों को यहाँ बुलाया था, थैंक यू कि तुम दोनों यहाँ हैं, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अविका अचानक से उसकी इस तरह तूने बदल जाने पर बिना किसी एक्सप्रेशन के इस तरह अपने बात को बोल रही थी जैसे वह अपनी नाराजगी दिख रही थी। अविका को समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है और फिर वह बोलती है, तुम पक्का ठीक हो ना, बताओ मुझे। अविका की इस बात पर नेहा थोड़ा सा इरिटेट होते हुए बोलती है, निकलो यहाँ से, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दोबारा मेरे रूम में इस तरह बगैर पूछे मत आना। अविका उसकी इस हरकत पर हैरान होकर उसे देखते हैं कि अक्षत एकदम से अविका के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर बाहर लेकर आता है और फिर उसे समझाते हुए बोलता है, मुझे लगता है ज़रूरत के साथ कोई प्रॉब्लम है, एक काम करो तुम जो मेरे से बात करता हूँ और उसके बाद अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हॉस्पिटल लेकर जाऊँगा, मैं हूँ ना इसके साथ, प्लीज़ तुम जो तुम्हारी रूममेट बार बार कॉल कर रही है ना तुम्हें। अविका अक्षत की यह बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि क्या उसे सच में चले जाना चाहिए और फिर सोचती है कि हाँ वह अक्षत के ऊपर भरोसा कर सकती है, अक्षत तो एक अच्छा लड़का है और फिर थोड़ा सा सोचते हुए अक्षत की तरफ देखकर जवाब देती है, मम प्लीज़ इसका ख्याल रखना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे कॉल करना, मैं आता हूँ। वह दोनों पता नहीं क्यों कॉल पर कॉल कर रही है, मुझे फ़ोन उठाने से बेहतर लग रहा है कि मैं चली जाऊँ यहाँ से, देखना अगर वह थोड़ा वॉयलेंट होती है या नाराज होती है तो प्लीज़ उसे अकेला छोड़ देना। अक्षत तो उसके इस बात पर हाँ मैं सिर्फ लाता है, वह फिर से अपने फ़ोन की तरह देखने लगती है। ये देखकर अब वह बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, प्लीज़ गो, मैं यहाँ सब कुछ हैंडल कर दूंगा, तुमसे बात करता हूँ।
अविका उसकी बात सुनकर वहां से चली जाती है और अक्षत कुछ देर खड़ा होकर उसे जाता हुआ देखा है और फिर बहुत ही गुस्से में दरवाजा खुलता है, जिससे अंदर बैठी नेहा एकदम से डर जाती है और उठ खड़ी होती है और अक्षत को देखकर बोलती है, क्या क्या हुआ? क्या मैं कुछ किया? क्या मुझसे कोई गलती हुई? बताओ। दूसरी तरफ नित्या और अनिका दोनों रूम से बाहर निकल चुकी थी। अविका को ढूंढते हुए नित्या एकदम से परेशान होते हुए बोलती है, यार ये लड़की पागल है क्या? आखिर यह चाहती क्या है? इतनी रात को कहाँ चली गई बगैर बताए? एक बार उसे बताना तो चाहिए था हमें ना, क्या प्रॉब्लम है? अभी वो दोनों अपने रूम से 10 से 20 कदम ही आगे आई थी कि सामने से कोई आता हुआ नजर आया। अंधेरा काफी था लेकिन आने की आहट सुनकर वो दोनों खड़ी हो गई और जब अविका थोड़ा सा उजाले में आई तो उन लोगों को नजर आई। उसे देखकर उन दोनों ने लंबी सांस ली और फिर अनिका काफी ज्यादा नाराज होते हुए उसकी तरफ बढ़ी और रास्ते में ही उसे रोका और डांटते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है? इस तरह तुम कहाँ चली गई थी इतनी रात को? बताओ मुझे, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें मना किया गया है ना कहीं भी अकेले आना जाना मत। अर्नव ने भी मना किया है, क्या तुम उसकी बात भी नहीं मानोगी? एक बार हम लोगों को भी बता दिया होता। अविका उसकी इस बात पर थोड़ा सा अजीब मुंह बनाते हुए बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने तुम दोनों से पूछा था, तुम दोनों ने एक बार मेरी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा और कह रही हो कि पूछ लिया होता साथ ले चलती तो मैं, तुम्हें क्या लगता मैं अकेले जाना चाह रही थी? खैर जो भी हो, नेहा से मिलने गई थी, मैं वापस आ चुकी हूँ ना, चलो चलते हैं। अभी बोलो, बातें कर ही रही थी अनिका कुछ और बोलने की कोशिश करती कि किसी लड़की की आवाज आती है, ये कौन है यार यहाँ चिल्ला रहा? इतनी रात में तुम्हें सोना नहीं है क्या? जाकर अपने रूम में शोर मचाओ वरना सुबह शिकायत कर दूंगी तुम्हारी, जो गली में खड़ी होकर चिल्ला रही हो। ये सुनकर वह तीनों वहां से रूम की तरफ निकल आती है। नित्या और अनिका दोनों ही कंफ्यूज होती है कि आखिर कब उसने उनसे पूछा कि उन्हें पता ही नहीं चला और बाहर जाते हुए भी उन दोनों ने उसे नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर इस लड़की को हुआ क्या है? इस तरह से व्यवहार क्यों कर रही है? अचानक से इसका पूरा बर्ताव ही बदल जाता है। अविका एकदम से अपने बेड पर आकर बैठी है और थोड़ा सा परेशान भी नजर आ रही होती है। वह लोग उसकी बातों को थोड़ा सा इग्नोर करके उसे उसकी परेशानी पूछने लगते हैं। दूसरी तरफ अक्षत एकदम से गुस्सा होता है, उसकी आंखों में तो जैसे खून उतर आया था। नेहा अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह नाराज क्यों है और एकदम से वह नेहा की तरफ बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ खींचकर उसके मुंह पर मरता है, जिससे नेहा जमीन पर गिर जाती है और उसके होठों से हल्का सा खून निकल आता है। वह वापस से अक्षत की तरफ देखकर बोलती है, तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या है बताओ मुझे। प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हें हो क्या गया है? तुम जो जा रहे हो वही सब तो हो रहा है ना, तो फिर ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? अक्षत इस बात पर अपनी आंखें बड़ी करके गुस्से में उसे देखते हुए अपने हाथों के पंजों को कसता है और फिर बोलता है, तुम्हारी इतनी औकात कि तुमने मेरी अविका से इस तरह से बात की, इतनी बदतमीजी से? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर उसे कुछ भी हुआ या किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हुई, ये तुमने दोबारा उसे इस तरह की बात की तो मैं इस पूरे हॉस्टल को आग लगा दूंगा। नेहा एकदम से घबराई हुई होती है और फिर बोलती है, अच्छा थी तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? प्लीज तुम जो चाहते हो वही सब तो मैं कर रही हूँ, प्लीज थोड़ा सा मुझे समझने की कोशिश करो। अगर मैं उसे इस तरह बात नहीं करती तो वह यहाँ से नहीं जाती और सवाल पर सवाल करती रहती, मैं तुम्हारी भलाई के लिए। उद्धरण चिन्ह। नेहा अपनी बात कंप्लीट करती कि उसके पहले ही अक्षर उसके बालों को कसकर पकड़ता है और अपने साथ घसीटकर बेड के पास लाकर बैठा देता है और उसके सामने बैठकर काफी गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, मुझे लगा था तुमने गलती से किया है, लेकिन इसका मतलब तुमने ये जानबूझकर किया है, तो इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए ना। नेहा उसकी बात से अब और ज्यादा घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए इस कंडीशन में और फिर वह थोड़ा सा पीछे हटते हुए अक्षत की तरफ देखकर बोलती है, तुम जो चाहते हो वही होगा, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा यकीन करो दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी मैं जिससे तुम्हें तकलीफ हो। मैंने नेहा अभी अपनी बात कंप्लीट कर पाती कि अक्षत अपने पॉकेट से एक नाइफ निकलता है जो देखने में काफी ज्यादा पतली होती है, जिसे देखकर नेहा एकदम से घबरा जाती है और फिर अक्षत उसके हाथों को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। वह अभी भी नेहा की आंखों में देख रहा होता है, उसके हाथ की तरफ नहीं लेकिन अपने हाथ में ली हुई चाकू को उसके हाथ पर धीरे धीरे चलने लगता है। अभी तक नेहा को उसने कोई चोट नहीं पहुंचाई थी, लेकिन नेहा काफी ज्यादा घबराई हुई थी और रो रही थी और साथ में अक्षत से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, अच्छा प्लीज आई एम सॉरी, मैं बोल रही हूँ ना, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, एक मौका दे दो, आगे से कभी मैं उससे इस तरह बात नहीं करूँगी।
देखो प्लीज तुम जो चाहते हो वह करो, लेकिन प्लीज मुझे मारना मत, मैं वरना नहीं चाहती हूँ। प्लीज प्लीज मेरी बात मानो, मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ ना, प्लीज एक मौका दे दो मुझे, मैं दोबारा कभी गलती नहीं दोहराऊंगी, यकीन कर लो मेरा, बस थोड़ा सा। नेहा की आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था और अक्षत की आंखों में है वनाथ। वह उसके इस तरह गिड़गिड़ाने पर एक खतरनाक और तिरछी स्माइल करता है और एकदम से चाकू उसके हाथ पर चलते हुए उसकी मिडिल फिंगर के नेल के अंदर घुसा देता है, जिससे नेहा चिल्लाने वाली होती है कि वह उसके मुंह पर हाथ रख देता है और फिर उसका नेल अपनी उसे चाकू से बाहर निकाल देता है। नेहा एकदम दर्द से तड़प उठती है, उसके हाथों से पेशाब को निकलने लगता है और वह बेड से सीधे नीचे गिर जाती है। अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़कर अपनी आंखें बंद करके तड़पना लगती है और अक्षत उसे खून को अपने हाथों पर अपनी उंगलियों पर लेकर एक बार अपनी नाक से सूंघता है और फिर मुस्कुराते हुए उसे नाइफ को अपने पॉकेट में वापस से रखता है और वहां से सीधे चैनल की तरफ निकल जाता है और नेहा वहीं पड़ी पड़ी तड़पती रह जाती है। नेहा किसी को अपनी मदद के लिए भी नहीं भूल सकती थी, क्योंकि उसका पूरा फोन अक्षत के कंट्रोल में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह वही अक्षत था जो कुछ दिनों पहले इतना अच्छा हुआ करता था और अचानक से इसे क्या हो गया है, पूरा हैवान बन चुका है। ये क्या, ये हमेशा से ऐसा था, सिर्फ अच्छा बनने का दिखावा कर रहा था क्या? इसने पूरे हॉस्टल को सच में बेवकूफ़ बना रखा है, ऐसे कैसे कर सकता है? ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। नेहा एकदम से अपने दर्द को संभालती है, अपनी आंखें खोलकर अपने नाखून की तरफ देखती है जो उसकी उंगलियों पर थे ही नहीं, जमीन पर गिरे हुए थे, और फिर वही एकदम से सहमी हुई थी और दर्द में कराह रही होती है। इसका एक बार जी चाहता है कि वह अविका से जाकर अभी मुलाकात कर ले, लेकिन वह किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार था और वह अभी भी जीना चाहती थी, और क्योंकि उसने अक्षत की हैवानियत को अपनी आंखों से देखा था तो वह किसी भी कीमत पर उसकी बात को इग्नोर नहीं कर सकती थी। यहाँ अविका अपने दोस्तों को बताती है कि वह नेहा से मिलने गई थी और नेहा ने किसी और को भी बुलाया था। दोनों ने मिलकर नेहा की मदद की, लेकिन नेहा का अचानक से बर्ताव भी बदल गया। अनिका तो उसकी पूरी बात भी नहीं सुनती और उसे मना करते हुए कहती है जो कुछ भी हुआ उसे वही खत्म करते हैं, फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि तुम अकेले कहीं ना जो, तुम्हें मना किया गया है ना, तो अब इस बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा। अगली बार से अगर हम तुम्हारे बुलाने पर तुम्हें इग्नोर करें, तुम्हें ऐसा लगे तो जबरदस्ती हमें छू कर उठना, शायद हमने ध्यान नहीं दिया, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम हमें बुलाती और हम जाते ना तुम्हारे साथ। फिलहाल जो भी हो तुम पहले सो जाओ, तुम्हारे चेहरे पर स्ट्रेस साफ नजर आ रहा है, थोड़ा सा नींद लगे तो यह शायद अच्छा महसूस करोगी, चलो सो जाओ। अविका दोनों के कहने पर लेट जाती है और अनिका उसे ब्लैंकेट से करती है और उसके बाद तुरंत अपना फोन निकाल कर मैसेज टाइप करके अर्नव के पास भेज देती है। दूसरी तरफ अर्नव अनिका का मैसेज पाकर काफी ज्यादा परेशान होता है और वह परेशान होते हुए खुद से बात करते हुए बोलता है ये लड़की पागल है क्या, इसे मना किया था कि अकेले कहीं नहीं जाना है, फिर भी किसी बात को क्यों नहीं सुनती है। वो थोड़ा सा परेशान होकर इधर से उधर चक्कर लगाने लगता है। उसके दिमाग में बार बार बस एक ही ख्याल आ रहा था कि क्या उसे आकर्ष से बात कर लेनी चाहिए, लेकिन उसे अजीब लग रहा था उसके और आकर्ष के बीच में जो झगड़ा चल रहा था उसके बाद थोड़ा सा अजीब लगना लाजमी भी था, लेकिन फिर भी उसका ईगो उसकी बहन से ज्यादा बढ़कर तो नहीं हो सकता था। अर्नव अपने रूम में काफी ज्यादा सस्पेंस में था और इधर से उधर घूम रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए सिचुएशन में। अविका लेटते ही सो जाती है। नित्या और अनिका अभी भी जाग रहे थे। अर्नव थोड़ी देर परेशान होकर इधर से उधर घूमता है और उसके बाद फिर अनिका के पास कॉल करता है। उसकी कॉल आते ही अनिका दूसरी तरफ चली जाती है और उसका फोन उठाते हुए बोलते हैं मैं नज़र लग सकती हूँ कि तुम अभी तक परेशान हो, लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अब हम ध्यान रखेंगे कि वह अकेले कहीं ना जाने पाए। लेकिन एक बात अभी तक मुझे समझ नहीं आई है, क्या प्रॉब्लम है अगर वह अकेले इधर उधर आए जाए? क्या कोई ऐसी बात है जो हमें नहीं पता है? प्लीज़ बताओ ना, काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस में हूँ मैं। आकर्ष में भी यही से बात बोली थी कि उसे अकेले कहीं ना जाने दिया जाए, और अब तुम भी यही बोल रही हो, तो जाहिर है जानना तो बनता है। थोड़ा सा बताओ ना, मेरी जानने के बाद उसे काम को करने के लिए थोड़ी सी और इच्छा होती है। प्लीज़ बताओ ना, क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है क्या? अनिका कई सारे बहानों के साथ सवाल करती है ताकि उसे उसके सवालों के जवाब जरूर मिल जाए। अर्नव कोई बहाना ना बनाए। नित्या अभी भी अपनी जगह पर बैठी अनिका के आने का इंतजार कर रही थी और अनिका कारण से बात करने में बिजी थी। बैठे बैठे उसकी भी आंख लग गई और वह सो गई। आप पूरे रूम में सन्नाटा हो चुका था। अर्नव उसकी बातों का जवाब देते हुए बोलता है।
हाँ, पूरी तरह मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ और इससे शायद मुझे थोड़ा सा सुकून मिलेगा अगर तुम लोग अविका के साथ रहोगी तो। और जो जानकारी तुम मुझसे लेना चाहती हो शायद वह मुझे सिर्फ और सिर्फ आकर्ष ही दे सकता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उसे किस तरह से बात करूँ। वह है तो बहुत बदतमीज, किसी भी कीमत पर बात करने के काबिल नहीं है, लेकिन इस वक्त मेरी नाराजगी मेरे ऊपर भारी पड़ सकती है, इसलिए शायद मुझे उससे बात करनी ही होगी। अर्नव की यह बातें सुनकर अनिका थोड़ा सा सोचते हुए बोलती है, हाँ, कुछ ना कुछ तो उसे जरूर पता है। तुम्हें पता है, अविका का निशान देखने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। उसने इन सारी चीजों के लिए मना किया था, इस पर इसलिए अक्षत से मिलने के लिए मना किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह बात अच्छे से रिलेटेड हो? अर्नव उसकी यह बात सुनकर थोड़ा सा सोचते हुए बोलता है, अरे यार, इसमें अक्षत कहाँ से आ गया? बीच में हो ही नहीं सकता है, जरूर कोई और बात है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब लग रहा है। कुछ भी हो जाए, मेरी मर्जी हो या ना हो, लेकिन मुझे उससे बात करनी ही पड़ेगी। अगर मैं उससे बात नहीं करूंगा तो मुझे लगेगा कि शायद बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ और मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। किसी भी कीमत पर कोई रिस्क नहीं लूंगा, इसलिए बात जरूर करूंगा। फिलहाल तुम ये बताओ, वह सो गई है क्या? अनिका इस बात पर दूसरी तरफ पलट कर देखती है, अविका की तरफ, और फिर नित्या की तरफ देखकर बोलती है, अरे, ये तो दोनों ही सो गए हैं। हम दोनों ही बात कर रहे हैं, मुझे लगता है हमें भी सो जाना चाहिए, ठीक है ना? अर्नव इस बात पर तुरंत अनिका से बोलता है, हम वैसे को तूने सो गई है तो तुम अकेले जाकर क्या कर रही हो? तुम्हें भी सो जाना चाहिए। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, इतनी रात में तुम्हें जाग रहा हूँ। करीब 1 बजे बजने को। चलो ठीक है, तुम भी सो जाओ, सुबह बात करता हूँ मैं तुमसे, ठीक है ना? और थोड़ा अपना भी ख्याल रखना, बाय बाय। इतना बोलकर वह फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है और अनिका उन दोनों की तरफ देखती है एक बार और फिर अविका के बगल जाकर लेट जाती है। अर्नव अभी भी अपने रूम में इधर से उधर घूम रहा था, उससे तो चैन ही नहीं रहा था और फिर वह थोड़ा सा सोते हुए बोलता है, आकर्ष सो गया होगा क्या? क्या अभी मैं उसके रूम में चला जाऊं? मुझे लगता है वह सो गया होगा। तो क्या हुआ? अगर सो गया होगा तो उसे जगा लूंगा ना, और जाएगा, इतनी भी क्या बड़ी बात है? अरे यार, यह क्या हो रहा है? मैं इतना ज्यादा क्यों सोच रहा हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे कोई लड़का नहीं बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड है, जिसे मनाने के लिए 1000 बार सोचना पड़ रहा है। फिलहाल अभी मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मुझे आज रात नींद आने वाली है वगैरह। इस बारे में कोई बात की है? शायद एक बार वहां तक चला जाऊंगा तो मुझे सुकून आ जाएगा। अगर वह सो रहा होगा गहरी नींद में तो नहीं उठाऊंगा। अगर मेरे रूम के दरवाजे खोलने पर ही उठ जाएगा तो उससे बात कर लूंगा ठीक से, लेकिन बात करना जरूरी है। शायद मुझे जाना चाहिए बात करना। अर्नव इतना सोचने के बाद वहां से आकर्ष के रूम की तरफ निकल पड़ता है उसी से बात करने के लिए, क्योंकि अब उसे कुछ और समझ नहीं आ रहा था और शायद बगैर बात की उसे नींद भी नहीं आने वाली थी। दूसरी तरफ अक्षत हॉस्टल वापस अपने रूम में आ चुका था और वो न जाने किन ख्यालों में खोया हुआ था और शायद थोड़ा गुस्से में भी था, क्योंकि उसका प्लान बुरी तरीके से फेल हो चुका था। वजह जो भी थी, लेकिन उसने सोचा था कि आज वह किसी भी तरह अपने कारनामे को अंजाम देकर रहेगा, लेकिन आज भी उसका काम अधूरा रह गया, जिसकी वजह से शायद उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन वह कर भी कह सकता था। रूम में वापस आने के बाद थोड़ी देर बीते, ज़बरदस्ती के ही सही, लेकिन उन हसीन पलों को याद कर रहा था जो उसने अविका के साथ बिताए थे और फिर खुद से बात करते हुए बोलता है, अविका, तो क्या हो गया? अगर एक बार हम लोग नाकामयाब हुए, हम फिर से कोशिश करेंगे। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करने लगोगे और इतना पसंद करने लगोगे कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और नजर आना ही बंद हो जाएगा। बस इंतजार है उसे पाल का, जब तुम मेरी हो जाओगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोचोगी और मुझसे बातें करोगी। तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं महसूस होगी, जाकर सर जैसे लोगों की तो बिल्कुल भी नहीं। अर्नव जैसे लोगों से भी तुम्हें बहुत दूर रख दूंगा, मैं बहुत दूर कर दूंगा और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी रहोगी। मैं तुम्हें बहुत जल्दी अपना बना लूंगा, उसके बाद मेरे साथ रहने के अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा और बहुत जल्दी तुम मुझसे बहुत प्यार करने लगोगे, यकीनन। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते हुए वह वापस अपने बेड पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। इधर अर्नव आकाश के रूम के बाहर आ खड़ा हुआ था और थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद उसका दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। अंदर से आवाज न आने पर अर्नव थोड़ा सा इरिटेट होता है और फिर एकदम से दरवाजे को धक्का देता है तो दरवाजा दोनों तरफ से खुल जाता है और वह सामने देखा है तो आकाश सामने सोफे पर आराम से एक पैर पर दूसरा पैर रखकर किसी बुक में खोया हुआ था और बहुत ही ध्यान से उसे पढ़ रहा था। अचानक दरवाजा खुलने पर वह बिल्कुल भी हैरान नहीं होता और अपनी नज़र उठाकर सामने देखा है और फिर वापस बुक की तरफ देखने लगता और थोड़ी देर तक देखता रहता है।
उसकी हरकत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही पता चल गया था कि हाँ अर्नव आने वाला है या वह दरवाजे के बाहर खड़ा है। फिलहाल उसकी इस हरकत को इग्नोर करता है और फिर उसके सामने आकर बैठ जाता है और कुछ पल उसे देखा है, लेकिन वह एक बार भी पलटकर अर्नव की तरफ नहीं देखा, जिस पर अर्नव बोल पड़ता है, तुम इस तरह मुझे इग्नोर कर रहे हो, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ? और क्या तुम पूछोगे नहीं कि इतनी रात में मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? फिलहाल तुम कुछ पूछो या ना पूछो, लेकिन मेरे पास एक सवाल है, इतनी रात में तुम पढ़ रहे हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। उद्धरण चिन्ह। अर्नव की बातें सुनकर एकदम से आकर्ष अपनी बुक बंद कर देता है और फिर सामने की तरफ देखते हुए एक तिरछी से स्माइल करता है और फिर बोलता है, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ तुम्हारी हालत देखकर कि एक पल के लिए भी तुम्हें नींद नहीं आई है। फिलहाल तुम्हें परेशान होने की इतनी ज़रूरत नहीं थी और तुम्हारे परेशान होने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि अविका तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं उसे बहुत करीब से और बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें पूरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, वह वैसी लड़की नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। तुम्हारे जहाँ से मैं आ जाएगी नहीं आएगी वह। उद्धरण चिन्ह। अर्नव आकाश को अविका को लेकर इतना फिक्रमंद देखकर एक तिरछी सी स्माइल करता है और फिर बोलता है, तुम मेरे समझ से परे हो, फिलहाल क्यों नहीं आएगी मेरे झांसी में? तुम्हारे जहाँ से मैं भी तो आ गई थी ना। वह आकाश वापस अपनी बुक उठा लेता है और उसने देखते हुए बोलता है, अगर तुम यहाँ मुझसे बहस करने आए हो तो चले जाओ, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। क्वोट। अर्नव इस बात पर दोबारा से बोलता है, देखो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, या ये कह सकते हो कि मैं तुमसे हेल्प चाहता हूँ। क्या तुम प्लीज़ अपना गुस्सा साइड में रखे मेरी हेल्प करने की कोशिश करोगे? यकीन करो अविका मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र है और थोड़े बहुत फिक्रमंद हो तो तुम भी हो, इसलिए मैं तुमसे हेल्प चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं जानना चाहता हूँ कि यह सब क्या चल रहा है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो ज़रूर पता है, इसी वजह से तुम उसे आगाह करते रहते हो। क्या तुम प्लीज़ मुझे बता सकते हो कि यह सब क्या चल रहा है? उसके साथ वह अचानक से इतना बदल क्यों गई है? तुमने उसका चेहरा देखा है? ऐसा लगता है जैसे मीना से बीमार है वह। इन 2-3 दिनों में ऐसा क्या हो गया है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। आकाश इस बातों को कुछ पल ध्यान से सुनता है और फिर अपनी आंखें छोटी करके थोड़ा सा उसे देखा है और फिर अपनी बुक बंद करके सामने रखता है, अपने दोनों पर सोफे से नीचे उतरकर सामने की तरफ देखकर मुस्कुराता है और फिर बोलता है, तुम बहुत तार्किक इंसान हो, शायद इन सारी बातों में भरोसा न कर पाओ, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि अभी अभी तुमने कहा कि तुम और वह अच्छे दोस्त है, हाँ मैं जानता हूँ कि उसी ने ऐसा कहा होगा, तुम्हें क्लियर कर दिया होगा, तुम्हारा प्रपोज नहीं एक्सेप्ट किया होगा, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। फिलहाल जो कुछ भी है, अच्छी बात यही होगी कि जल्दी से जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि तुमने और मुझमें अगर कभी किसी एक को चुना हुआ तो वह हमेशा मुझे शामिल नहीं रखेगी, तुम हमेशा एम्ब्रेस हो जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही कह रहा हूँ कि बेवजह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। तुम मेरी मदद करो या ना करो, लेकिन मैं फिर भी उसे खरोच तक नहीं आने दूंगा। मैं उसके लिए काफ़ी हूँ, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। आकाश का ये कॉन्फिडेंट देखकर तो अर्नव भी सोच में पड़ जाता है और फिर एक अनचाही सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखकर कहता है, वैसे तुम्हें सच बताऊं तो वह मुझे चुने या न चुने, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहता हूं कि वह तुम्हारी तरफ जरा सा भी ध्यान दे। खैर यह सारी बातें तो होती रहेगी, क्या तुम प्लीज़ मुझे बताओगे कि यह सब क्या चल रहा है और क्या जानते हो तुम इस निशान के बारे में या किसी चीज़ के बारे में? इसके बारे में अभी शायद किसी को नहीं पता है। करीब रात के 2:30 बजे बज रहे थे और अर्नव अभी भी आकाश से सच जानने के लिए बातें कर रहा था और बातें करते हुए उसने महसूस किया कि शायद आकाश सच में अवी को लेकर फिक्रमंद है, लेकिन उसे इतना फर्क क्यों पड़ता है? क्या ये उसे हट करने का फिर से कोई नया तरीका खोज रहा है? फिलहाल जो भी आकाश ने पिछले दिनों में जो कुछ भी किया उसके बाद उस पर भरोसा करना आसान नहीं है और अर्नव अवी को लेकर वैसे भी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकता था। अर्नव खामोशी से वही कुछ पल उसकी बातें सुनता है और फिर आखिर उसे कन्विंस कर ही लेता है कुछ बातों को जानने के लिए। आकाश थोड़ा सा सोच विचार करने के बाद बोलता है, जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी बताया कि तुम एक तार्किक इंसान हो, तो तुम्हें शायद मेरी बातें इनलॉजिकल लगे, लेकिन तुम्हारी मर्जी है। तुम चाहो तो भरोसा कर सकते हो और तुम चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अकेला काफ़ी हूँ, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। अर्नव इस बात पर थोड़ा सा मुंह बनाते हुए बोलता है, क्या तुम प्लीज मुद्दे पर आओगे? क्या प्रॉब्लम है, कुछ बताओ तो। आकाश इस बात पर थोड़ा सा सोचते हुए बोलता है, फ्लैशबैक।
आकाश एक रूम से निकालकर बाहर की तरफ गली में आता है। रात का वक्त होता है और आते वक्त उसे महसूस होता है कि कोई उसके आगे काफी तेजी से जा रहा है। उसको पैरों की आहट सुनाई दे रही होती है लेकिन दिखाई नहीं दे रही होती। वह थोड़ा तेजी से दौड़ते हुए आगे जाता है तो उसे लगता है कि कोई लड़की है। आकाश को जैसे ही है महसूस होता है वह तुरंत पीछे से आवाज लगाते हुए बोलता है, क्या कोई है? कोई है क्या? कौन जा रहा है? सामने से सुनो। आकाश कितना बोलने पर अचानक से वह लड़की काफी तेजी से दौड़ने लगते हैं। आकाश उसका पीछा करता है लेकिन अभी वह थोड़ा आगे जाता ही है कि रास्ते में किसी से टकराता है और एकदम से टकराने पर रखकर सामने अंधेरे में देखने की कोशिश करता है तो सामने वाला इंसान अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन करता है और आकाश की तरफ देखकर बोलता है, क्या हो गया है तुम्हें और इतनी तेज कहाँ जा रहे हो? यह इंसान कोई और नहीं बल्कि अक्षत होता है। अक्षत को देखकर आकाश सामने की तरफ देखने की कोशिश करते हुए बोलता है, मुझे लगा शायद कोई था वहाँ बॉयज हॉस्टल में कोई लड़की, वह भी इतनी रात को। ये से जगह तो नहीं है, मुझे लगता है कोई लड़की ही थी। मैं गलत नहीं हो सकता हूँ, पहले ही मैंने उसका चेहरा नहीं देखा लेकिन उसे पूरा दिखा और मुझे पूरा अंदाजा है कि वह कोई लड़की थी और मैं जानना चाहता हूँ कि इतनी रात में भैया क्या कर रही थी। आकाश की इस बात पर अच्छा थोड़ा सा मुंह बनाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता है और फिर उसे अपने साथ अपने रूम की तरफ ले जाते हुए बोलता है, यह क्या बोल रहे हो तुम यार, पागल हो गए हो? इतनी रात को लड़की कहाँ से आएगी? वह हमारे हॉस्टल में, तुम्हें तो पता है ना, यहाँ वैसे भी दिन में भी लड़कियाँ बहुत मुश्किल से ही एक आध दो आ पाती है, वह भी जिनका रिलेशनशिप हो, वरना यहाँ कौन आता है? अक्षत इतना बोलते हुए उसे लेकर एक रूम का दरवाजा खुलता है और लेकर उसे अपने रूम के अंदर चला जाता है और फिर उसके रूम में जाते ही आकाश एकदम से फेल कर उसके बेड पर लेट जाता है। अक्षत भी सेम पोजीशन में दूसरी तरफ वैसे ही लेट जाता है और फिर उसकी तरफ कोई चीज फेंकता है जिसे कैच करके आकाश अपने मुंह में डाल लेता है और फिर खाते हुए बोलता है, तो क्या सोचा तुमने सक्षम यह एडमिशन ले रहा है या नहीं? अक्षत तो इस बात पर थोड़ा सा सोते हुए बोलता है, फिलहाल तो तुम्हें उसके दिमागी हालत का पता ही है, मुझे नहीं लगता कि उसे एडमिशन लेना चाहिए, लेकिन पापा इतनी आसानी से नहीं मानेंगे तो शायद हमें उसे भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अक्षत के मुंह से सक्षम के लिए ऐसी बातें सुनकर आकर्षक थोड़ा सा मुंह बनाते हुए और थोड़ा शायद डांटे हुए अक्षर को बोलता है, कैसी बातें कर रहा है यार, वह भाई है तुम्हारा बड़ा, तो क्या हुआ, उसके दिमाग वाला ठीक नहीं है? तुम फैमिली वाले अगर उसको साथ नहीं दोगे तो कहाँ जाएगा वह बेचारा? इस तरह बातें क्यों कर रहे हो? वह दुश्मन तो नहीं तुम्हारा, और वैसे भी जो उसके साथ हो रहा है वह किसी के भी साथ हो सकता था, शायद तुम्हारे साथ भी। अच्छा, तो उसकी बातें सुनकर मुस्कुराता है और फिर बोलता है, वैसे तुमने टाइम देखा है, रात के करीब 12:30 बज रहे हैं और तुम अभी तक यहाँ घूम रहे थे, बाहर कोई दिक्कत है क्या? मेरा मतलब कोई बात है? आकाश थोड़ा सा सोते हुए अक्षत की इस बात पर जवाब देता है, मैं सोच रहा था वह जो लड़की मेरी, उसका क्या नाम था? सौम्या, मैंने उसके गर्दन पर कुछ अजीब निशान देखे थे, मरने से पहले शायद उसके किसी से कोई लड़ाई हुई थी, बहुत अजीब सा निशान था, या फिर हो सकता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन जिस तरह से वाइट किया गया था ऐसा लग रहा था कि वह वाइट नहीं किया क्या था बल्कि उसे काटा गया था, बुरी तरीके से किसी ने डांट से काटा था। यकीन करो देखकर अजीब सा लगा मुझे, लेकिन फिलहाल मरते वक्त उसकी इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि उसके पूरे शरीर पर निशान थे तो पहचानना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। और फिर ऐसे में मेरा बोलना कि उसकी गर्दन पर निशान देखे थे मैंने, शायद किसी को यकीन न होता और वैसे भी ये प्रूफ करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता क्योंकि आप तो पूरी बॉडी उसकी पूरी तरीके से बेकार हो चुकी थी। अक्षत आकाश की इस बात पर हंसते हुए बोलता है, 1 मिनट, उसे कान को हुए करीब 10 से 12 दिन हो रहे हैं और अभी भी तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा है, इतना क्यों सोच रहे हो तुम? उसके अलावा एक लड़का भी तुम्हारा है, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? उसे लड़की के बारे में ही क्यों इतना सोच रहे हो? और वैसे भी जो मर चुका है उसको तो बदला नहीं जा सकता ना, तुम्हें परेशान होने की इतनी ज़रूरत नहीं है यार, छोड़ो जाने दो, जो हो गया वह हो गया, अब तो तुम कुछ नहीं बदल सकते हो। परेशान मैं भी सब कुछ दिनों तक, लेकिन ठीक है, एक बात को लेकर कब तक परेशान रह जा सकता है, थोड़ा सा तुम भी समझो और मैच्योरिटी लो यार। आकाश इस बात पर थोड़ा सा सोते हुए जवाब देता है, बात मैच्योरिटी की नहीं है यार, बात यह है कि उसकी जगह कोई भी हो सकती थी, शायद कोई हमारे घर का भी हो सकता था, तो उसे सोचो क्या है, वैसे ही खामोशी से बैठे होते, नहीं न? और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे स्कूल में से इतनी छोटी सी बात बनाकर सिर्फ इसलिए कि स्कूल की रेपुटेशन ना खराब हो उसे सिर्फ एक हादसा बता दिया जाए, लेकिन मुझे तो लगता है कि वह हादसा हो ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मर्डर है। अक्षत ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए बोलता है, हाँ। क्या?
ये तो विषय विश्वास के साथ कैसे कर सकते हो? ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे लगता कि ऐसा कुछ भी, मुझे लगता है कि स्कूल में ऐसे कैसे हो सकता है यार, मर्डर कोई छोटी चीज़ थोड़ी होती है, तुम पागल हो, मुझे लगता कि ऐसा कुछ भी है। तू ही ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यार, तुमने बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस बारे में, इसलिए ओवर थिंकिंग करके आए हो और तुम कहीं की चीज़ कहीं नज़र आने लगी है। थोड़ा सा अपने दिमाग पर कंट्रोल करो और इतना ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। आकाश अक्षत की यह बात सुनकर थोड़ा सा सोचता है और फिर बोलता है, हाँ शायद तू सही कह रहा है, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ इस बारे में। खैर जो भी हो, रात बहुत हो चुकी है, मैं सो जाना चाहिए, तुम भी सो जाओ, मैं भी जाता हूँ अपने रूम में, ठीक है ना? सुबह रनिंग के लिए जाने से पहले विश्व पर ओठा जरूर लेना, साथ में चलते हैं। 2 दिन से पता नहीं कैसे मेरी आंखें नहीं खुलता है, शायद कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गया। फिलहाल जो भी है छोड़ो इस बात को, क्या ही कर सकते हैं। तुमसे बात करके अच्छा लगा मुझे, तुम क्यों जाग रहे थे और बाहर क्यों आए? आकाश अचानक से अपनी बात कहते कहते अच्छे से सवाल कर लेता है, जिस पर रक्षक थोड़ा सा सच में पड़ जाता है और दूसरे ही पल बोलता है, अरे मैं देवी बाहर नहीं तो जग रहा था, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी तो तुरंत दरवाज़ा खोल के बाहर आ गया। तुमने उसे आवाज़ लगाई थी ना किसी को, तो बस वही सब कर बाहर आ गया। मुझे लगा कि कौन है इतनी रात को गले में। आकाश ये सब के सीधे वहां से उठता है, थोड़ा सोच विचार करते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है। उसके जाने के बाद अच्छा देख प्यारी सी सांस लेता है और फिर वापस से हफ्ते रूम पर थोड़ा सा लेट जाता है और इधर उधर करवटें बदल कर कुछ सोचने लगता है। आकाश अभी थोड़ा सा सोच विचार करते हुए चला जा रहा होता है कि तबीयत अचानक से वह अपने पॉकेट पर हाथ रखता है तो उसे महसूस होता है कि उसने अपना फ़ोन तो लिया ही नहीं, शायद वह अक्षत के रूम में ही रह गया। ये सोचते ही वह तुमसे पीछे मुड़ता है और वापस से अच्छी के रोड की तरफ पलटते हुए बोलता है, अरे यार फ़ोटो उसके रूप में ही भूल गया, चल कर ले लेता हूँ वरना सुबह उसने भी वैसे भी प्रॉब्लम होती है। इतना सोचकर वह जो करीब 20 से 25 खत्म आगे आ चुका था, वापस से अक्षत के रूम में जाता है और उनका दरवाज़ा खोलते हुए बोलता है, यार मैं अपने फ़ोन नहीं भूल गया था। बोलते हुए वह सामने देखा है तो अच्छा तो उसे नज़र नहीं आता, फिर वह पूरे रूम में इधर उधर देखता है लेकिन अक्षय तो उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होता है और फिर बैग पर रखा हुआ अपना फ़ोन लेकर अपने पॉकेट में रखता है और अक्षत को थोड़ा सा आवाज़ लगाते हुए बोलता है, अक्षत क्या तुम बाथरूम में हो? लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता, जिस पर आकाश दोबारा से उसी से कुछ पूछता है लेकिन फिर भी अंदर से जवाब नहीं आता, तो वह समझ जाता है कि अक्षत वॉशरूम में नहीं है, शायद वह बाहर गया है। लेकिन इतनी रात में वह बाहर कहाँ गया है? आकाश खुद से बात करते हुए रूम से बाहर निकलता है और फिर इधर उधर देखने लगता है। उसे थोड़ा बहुत एहसास होता है कि शायद उसे सामने जाकर देखना चाहिए, इतनी रात को कहाँ जा सकता है, उसने तो कहा कि वह सोने जा रहा था। आकाश यही सोचकर थोड़ा सा सामने की तरफ निकल जाता है और आसपास देखते हुए वह थोड़ा सा बालकनी की तरफ से होते हुए छत पर चला जाता है, जहां पूरी तरह से अंधेरा होता है। थोड़ा इधर उधर ध्यान देने पर उसे छत पर कोई नजर नहीं आ रहा होता है, काफी ज्यादा बड़ा छत और काफी ज्यादा अंधेरा भी होता है। और फिर वह जैसे ही वापस होने की कोशिश करता है कि अचानक उसके कानों में कुछ आवाज आती है, किसी लड़की की आवाज, शायद वह कह रही होती है कि अब बस कर दो ये सब, तुम हो कौन आखिर, तुम्हें चाहिए क्या और यह सब क्यों कर रहे हो? तुम प्लीज़ मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना। मैं जानती हूँ जो तुम नजर आ रहे हो वह नहीं हो, तुम इंसान हो, लेकिन तुम इस तरह जानवर कैसे बन जाते हो? ये सब रियल नहीं हो सकता, जरूरी है मेरा भ्रम है। अचानक से इस तरह की बातें सुनकर आकाश एकदम से हैरान होता है और उसे आवाज की तरफ 2 कदम आगे बढ़ता है तो 2 पिलर्स के पीछे वह ध्यान से देखा है तो एक बहुत ही बड़ा जानवर जैसा दिखने वाला सेक्स, जिसका आधा शरीर इंसान का होता है और आधा जानवर को, जिसे देखकर तो जैसे आकर्षक की हड्डी पिटी गायब हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है, उसे लगता है जैसे वह किसी ख्वाब में है। क्या ये हकीकत है या फिर कोई ड्रामा कर रहा है? डराने के लिए किसी ने कॉस्ट्यूम पहन रखा है इस तरह का कि यह सच में रियल हो सकता है, ऐसी कोई हो सकता है? आखिर यह है क्या? और ये लड़की, जब आकाश लड़की की तरफ ध्यान देकर देखा है तो वह लड़की कोई और नहीं बनती श्वेता होती है, शायद जिसे थोड़ी देर पहले आकर सपना इधर आते हुए देखा था, लेकिन आकाश की आवाज़ सुनते ही वह गायब हो गई थी। क्या ये वही लड़की थी जो हॉस्टल में घूम रही थी, जिसे आकाश ने देखा था? उधर से वह जानवर थोड़ा सा झपटता है स्वेटर की तरफ, लेकिन श्वेता काफी नजर लग रही थी। वह हर बार खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वह खुद कर उसकी गर्दन पर बैठता है और उसके बाद एक जोरदार बाइट उसके गर्दन पर करता है।
उसकी इस हरकत से श्वेता के उठाती है और काफी ज्यादा दर्द में भी उठाती है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। वह जिधर भी भागने की कोशिश करती वह राक्षस उसे घर ही लेता जाकर। सबको समझ नहीं आ रहा था कि उसकी आंखों के सामने ये जो कुछ भी चल रहा है क्या वह सच है, ये सब कुछ झूठ है। वह अभी खुद को भरोसा दिलाने की कौन सी चीज कर रहा था कि इतने में ही वह राक्षस, जो देखने में काफी ज्यादा घिनौना था और शायद श्वेता से करीब 4-5 गुना बड़ा भी, एकदम से उसकी गर्दन पकड़ लेता है और एक बहुत बुरी दहाड़ के साथ उसकी गर्दन पर कब्जा कर लेता है और उसका गला दबाने लगता है, जिसकी वजह से बुरी तरीके से श्वेता तड़पना लगती है। आकर्षक वही खड़ा ये सब देखता है और फिर आगे बढ़ाने की कोशिश करता कि उसके पहले ही वह दानव उसे उठाकर करीब 6 फ्लोर से नीचे की तरफ फेंक देता है और फिर अचानक खुद भी वहीं से नीचे कूद जाता है। इतने में ही वहां किसी और की आवाज आती है, जो नीचे देखकर चिल्लाता है, श्वेता श्वेता। अचानक से किसी और की आवाज सुनकर पहले से ही इतना ज्यादा कंफ्यूज और घबराया हुआ आकर्षक रुककर देखता है तो वह कोई और नहीं बल्कि अक्षत होता है। अक्षत की घबराहट और उसकी सीखें बता रही थी कि उसने सब कुछ देखा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे यहाँ कर सकते देखा है, लेकिन वह यहाँ क्या कर रहा था और अगर वह पहले से मौजूद था तो उसने श्वेता की मदद क्यों नहीं की और वह राक्षस भी नीचे ही चला गया। आखिर यह सब था क्या? अगर वह कोई इंसान था जिसने इस तरह की रक्षा का कॉस्ट्यूम पहने था तो वह नीचे कैसे पूछ सकता है? ये सब क्या हो रहा है? अक्षत एकदम से नीचे की तरफ देखकर 1-2 बार फिर से श्वेता का नाम लेता है और फिर कुछ पल नीचे की तरफ देखने के बाद एक तिरछी से स्माइल करता है और फिर पीछे की तरफ पलट जाता है और अपने सामने खड़े आकर्षक को देखकर तो जैसे उसके होश ही उड़ जाते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।